नमस्कार, मैं रविश कुमार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सेना ने पहले बिना उकसावे के फायरिंग की और फिर इस फायरिंग की आड़ में भारत के एक गश्ती दल पर हमला कर दिया। इस हमले में भारत के 2 जवान शहीद हो गए और एक घायल हो गया। सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हुए और बीएसएफ जवान राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल सेना और बीएसएफ एक संयुक्त गश्ती दल को जानकारी मिली थी कि कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने बारूदी सुरंग बिछाई है। इसका पता लगाने के लिए भारत का साझा गश्ती दल बाढ़ के उस पार नियंत्रण रेखा से 200 मीटर अंदर गया, लेकिन भारत की सीमा में ही यह गश्ती दल 2 चौकियों के बीच गश्त कर रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ते हुए रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार दागे और भारत के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। सेना की उत्तरी कमान की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट कहा जाता है, उसने इस पूर्ण वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना ने शहीद हुए 2 भारतीय जवानों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का माकूल जवाब देने की बात कही है। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने तुरंत ही जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं मिल पाया। इस बीच भारत में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत पाक मामलों के कई जानकारों ने तरह तरह की बातें की। इस मामले में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की गई, बात कही गई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई की तीखी निंदा करते हैं और कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। उधर पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी सेक्टर में किसी भी तरह के युद्ध विराम उल्लंघन की बात से इनकार किया है। पाकिस्तान ने 2 भारतीय जवानों के शवों को क्षत विक्षत करने के आरोप को भी गलत बताया और कहा है कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से पेशेवर है और वो किसी भी सैनिक का अनादर नहीं करती, भले ही वो सैनिक भारतीय क्यों ना हो। किसी भी सैनिक के शव के साथ बर्बरता करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक सैनिकों के शवों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसे सबसे पहले कानून के तौर पर 1907 में हेग कन्वेंशन में अपनाया गया और इसे बाद में जिनेवा कन्वेंशन में भी शामिल किया गया। इस मसले से जुड़े 1880 के ऑक्सफोर्ड मैनुअल के मुताबिक युद्ध के मैदान में पड़े हुए शव के साथ बर्बरता पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि इन सब कानूनों की परवाह नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने किसी भारतीय सैनिक के शव के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार किया हो। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के शव के साथ इस तरह की बात हुई। जून 2008 में केल सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने गोरखा राइफल के एक जवान के साथ यही किया, उस जवान का सर काट लिया। जनवरी 2013 में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसकर एक भारतीय सैनिक हेमराज को मारने के बाद उसका सिर काट लिया था। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी का तो ये यहां तक कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल कर भारत में आतंकी हिंसा को बढ़ावा देता है, उसी तरीके का अब भारत को भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये उनकी राय है, सरकार ने इस तरह की राय नहीं दी है। 27 अप्रैल को कुपवाड़ा के एक सैन्य शिविर में आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें कैप्टन आयुष यादव और 2 जवान शहीद हो गए। सरकार ने नोटबंदी के बाद ऐलान कर दिया था कि आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, उनकी नोटों की सप्लाई बंद हो गई है। हालांकि इस बात के कहीं से भी कोई ठोस प्रमाण न तब थे न अब हैं, फिर भी हमें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और वो उचित समय पर सही कार्रवाई करेगी। यह भी अच्छी बात है कि अब कोई रक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगता, ना ही निंदा करता है। इससे पहले जो रक्षा मंत्री रोज एक गोली एक जवान का नारा देते थे, वो अपनी भूमिका छोड़कर गोवा जा चुके हैं। जो नए रक्षा मंत्री हैं वो वित्त मंत्रालय का दायित्व भी निभा रहे हैं, जिन पर भारत के आर्थिक इतिहास के एक बड़े बदलाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत में इस समय पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं है। सीमा पर जवानों के शवों के साथ जो हुआ है वो दुखद है। पाकिस्तान को भी अपनी सनक समझनी चाहिए और हम सबको इस सनक की राजनीति भी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीमा का दौरा किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक संघर्ष का पाकिस्तान समर्थन करेगा। जाहिर है पाकिस्तान नए सिरे से उकसा रहा है। उधर ना पाकिस्तान मान रहा है, ना दुनिया में कहीं आतंकवाद रुक रहा है। आतंकवाद को लेकर जो नेता जितना भाषण देते हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। आप पलट के 30 साल की किताब अखबार सब पढ़ लीजिए। आतंकवाद से लड़ने की बात करने वाला दुनिया का हर नेता फेल है। आप चाहे जितना डेटा देख लीजिए, यह सच्चाई है। इसी के साथ भारी मन से भी हम दूसरे मुद्दे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थी कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं, अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर। शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है,
ये पंक्तियां उसी की मिसाल हो सकती हैं। आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, इन आम लोगों से पूछिए कि क्या वाकई 1 मई से रेरा कानून लागू होने के बाद उनकी स्थिति बदल जाएगी, बिल्डरों की खैर जैसी कोई चीज नहीं होगी, उनके सारी बेईमानियां खत्म हो जाएंगी। जाहिर है टीवी को पता है कि आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए उन्हें कह दिया कि बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं है, जबकि उसने यह नहीं बताया कि इस कानून के बाद कितनी तरह की बारीकियां हैं। कुछ बिल्डरों के पक्ष में होंगी, कुछ इनके खिलाफ भी होंगी, कुछ उपभोक्ताओं के पक्ष में होंगी, कुछ उनके खिलाफ भी होंगी, लेकिन वो नारे और जुमले में इस तरह से चीजें पेश की जाती हैं। एक नारा दे दिया जाता है कि बिल्डरों की खैर नहीं। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल 2013। इसे 14 अगस्त 2013 के आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने राज्यसभा में पेश किया था। मार्च 2016 में यह कानून पास हुआ और अब 1 साल बाद 1 मई से लागू हो रहा है। इस दौरान राज्यों के ने केंद्र सरकार के बनाए मॉडल पर जो कानून बनाए हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। कई राज्यों में ऐसी गुंजाइश छोड़ी गई है कि बिल्डर बच जाएं, लेकिन मीडिया ने बड़ी चालाकी से यह जुमला आपको पकड़ा दिया कि अब बिल्डरों की खैर नहीं। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो जो भी आवासीय परियोजना आएंगी उसे रेरा से रजिस्टर कराना होगा। कुछ अपवादों से बिल्डरों को क्या लाभ होगा इसे हम समझेंगे। बिना रजिस्टर कराए कोई भी प्रमोटर ना तो एडवांस बुकिंग ले सकेगा ना ही बुकिंग करेगा। यहां तक कि फ्लैट की खरीद बिक्री कराने वाले एजेंट को भी रेरा में रजिस्टर कराना होगा। किसी भी प्रोजेक्ट की सारी जानकारी रेरा की वेबसाइट पर होगी और इसमें साइट लेआउट और प्रोजेक्ट कब पूरा होगा सब लिखा होगा। खरीदारों से जो भी पैसा लिया जाएगा उसका 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में जमा होगा। राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो 70% से कम भी अलग खाते में रख सकते हैं। यह छूट राज्य सरकारों को क्यों दी गई है? बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए या इसके कुछ तर्क हैं, हम जानेंगे। यह तभी पता चलेगा जब आप टीवी पर बिल्डरों की खैर नहीं जैसे जुमलों से निकलकर इस कानून को देखेंगे। रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल में एक ट्राइब्यूनल बनाने की बात है। इसे हर राज्य में अपने यहां स्थापित करना है। हुआ या नहीं हुआ यह भी देखेंगे। अगर रेरा ने खरीदारों के हक में फैसला नहीं दिया या बिल्डर रेरा के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ तो इस ट्राइब्यूनल में वो अपील करेगा। रेरा का एक प्रावधान है कि अगर आवेदनकर्ता को पंजीकरण के लिए आवेदन के 15 दिनों के अंदर रेरा से कोई जवाब नहीं आया तो परियोजना को पंजीकृत मान लिया जाएगा। हर राज्य में एक रेरा होगा जिसका एक चेयरपर्सन होगा और 2 सदस्य होंगे। हमें नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी संस्था है, देखकर लगता है कि ये छोटी संस्था है, पर आप समझिए कि क्या लखनऊ में बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिल्डरों के आवेदन आएंगे 15 दिनों में ये रेरा जैसा कोई संगठन कर सकता है क्या? ये सब बारीकियां आपको बिल्डरों की खैर नहीं, अब बेईमान बिल्डर नहीं बचेंगे टाइप के स्लोगन से नहीं पता चलती हैं। आउट प्लान उनकी मंजूरी वगैरह की जांच कर रजिस्ट्री कर सकेगा या नहीं, ये बहुत मुश्किल और एक जटिल प्रक्रिया होती है। विकास प्राधिकरणों से हुई लापरवाही को कैसे साधा जा सकता है, इस कानून की बारीकियों को पढ़ने से पता नहीं चलता है। आखिर आप नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और तमाम तरह की अथॉरिटियां क्यों बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये हमको इनकी कानून के बारीकियों से नहीं पता चलती है। अगर प्रमोटर ने संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराया तो उस पर परियोजना की कुल लागत का 10% जुर्माना लगेगा। अगर रेरा के आदेशों के बावजूद भी पंजीकरण नहीं करा सका तो 3 वर्ष तक जेल हो सकती है या अनुमानित लागत का 10% तक अतिरिक्त जुर्माना लिया जा सकता है। 76,000 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनियां भारत में बताई जाती हैं जो रेरा के तहत रजिस्टर होगी। एक अनुमान के साथ भारत में हर साल 2300 से लेकर 4,488 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। 10 लाख खरीदार इन प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, आप और हम खरीदते हैं, उसके बाद बैनर पोस्टर लेकर नोएडा में संडे को जमा हो जाते हैं। जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं उन्हें भी रेरा से पंजीकरण लेना होगा, लेकिन खबर है कि कई राज्यों ने इसे छूट दी है। इस कानून को हमें समझना होगा। लाखों लोग बिल्डरों से परेशान हैं, बिल्डरों की अपनी समस्याएं हैं। किसी को समय से फ्लैट नहीं मिला तो कोई प्रोजेक्ट लेकर पूरा नहीं कर सका। हमें जानना चाहिए कि ये कानून क्या है, इससे हमारे अधिकार कितने बेहतर होते हैं और हमारी समस्याएं कितनी अच्छी सुधरती हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मनोज गौर साहब हैं, आप उपाध्यक्ष हैं क्रेडाई, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इनकी जो बिल्डर्स लोग हैं जिसको हम सरल शब्दों में कहते हैं उनका संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मृणाल हर्षवर्धन है जो वकील हैं और जो इन कानूनों को करीब से देखते हैं। तो मृणाल साहब आप पहले बताइए कि इस कानून के लागू होने से सचमुच जो बिल्डर झंडा बैनर लेके रोज संडे को आते हैं खरीदार, उनको अब कितना अधिकार मिल जाएगा? प्रैक्टिकल बात कीजिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रेरा का, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब ये लेट से आया। अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसको देखे इस रेरा का, तो सबसे बड़ा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इससे ये है कि जो बेनिफिट ऑफ होम बायर्स हैं उनका प्रोटेक्शन होगा। कैसे हो रहा है बताइए जरा सा। रियल एस्टेट जो सेक्टर था वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनरेगुलेटेड सेक्टर रहा है अभी तक। रेरा के आने के पहले तक इट इज बहुत ही अनरेगुलेटेड सेक्टर रहा है। रेरा के अंदर में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, पीनल चार्जेस भी हैं,
जो इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्डर्स पैसा लेते हैं, उसके बाद वो बुकिंग करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, उसके बाद दे चेंज द एंटायर लेआउट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो परमिसिबल नहीं है रेरा। अब जब रेरा के तहत जो लेआउट प्लान रजिस्टर हो जाएगा वो चेंज नहीं होगा। पहले जो अथॉरिटी के तहत जो लेआउट प्लान मंजूर होती थी उसमें वो चेंज कर सकते थे? चेंज कर सकते नहीं थे, नहीं कर सकते, लेकिन करते थे। लेकिन अब जो है, अब जो कानून का प्रावधान आया है उसमें यह है कि दे हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन, उनको रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा 2/3 ऑफ द बायर के साथ। रेरा के अंदर प्रावधान है ये। अच्छा, ये प्रावधान है, तो ये एक फायदा हुआ। एक फायदा हुआ। अब फ्लैट मिलने वाला बताइए, जो बहुत सारा जो निवेश करते हैं उनको टाइम पे नहीं मिलता 3-3 साल तक, उसमें इस कानून से कितना फायदा होगा? डिले इन पोजीशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ, बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आप उपभोक्ता फोरम के कॉस्ट लिस्ट देखेंगे डेली के, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का जो प्रावधान है कंज्यूमर फोरम, ठीक है, उसमें मैक्सिमम केसेस जो हैं वो इसी के हैं। डेली ऑन डेली बेसिस केसेस बढ़ रहे हैं। उनका जो मेजर कंसर्न है वो डिले इन पोजीशन का है कि फ्लैट मुझे टाइम पे नहीं मिला। अब रवि जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, दिस इज अ वेरी पेन एरिया कि फ्लैट नहीं मिला। फ्लैट क्यों नहीं मिला? बिल्डर्स आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। उनको ऐसा है कि उनको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं मिले। डिले उन कारणों की वजह से हुआ है जो उनके कंट्रोल में नहीं है, विच इज रिलेटेड टू एक्ट ऑफ गॉड। ये सारी चीजों से रेरा हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा? मैं आपको बताता हूं। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो देयर आर लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस जो आपको पहले एडवर्टीजमेंट के पहले ही करने होंगे। अच्छा, बाद में नहीं कर सकते? बाद में नहीं, तभी रेरा आपको रजिस्ट्रेशन देगी। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी डिविएट करते हैं तो पीनल इंटरेस्ट का प्रावधान है कानून के अंदर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब अब कोई फ्लैट अगर लॉन्च हो गया प्रोजेक्ट, तो ये माना जाएगा अगर रेरा ने उसे मंजूरी दी है तो रेरा ने अपनी तरफ से जांच कर ली है कि इनके पास पर्यावरण से लेकर सब तरह का, ऐसा ना हो कि बाद में कोई और ऑर्डर आ जाए या मुख्यमंत्री बदल जाए और आपका फ्लैट अचानक इलीगल घोषित हो जाए, हाँ, और आप घर में पहुंचे तो बंद हो जाए। पर मैं आपसे मनोज जी जानना चाहता हूं कि ये जब अब ये कानून आ जाएगा तो जो भी एक संदिग्ध व्यवसाय है आप लोगों का, वो है देश के नेताओं की बड़ी मदद की है आप लोगों ने, है ना? नहीं तो उनकी हीरोगिरी इतनी नहीं चलती, आपके सेक्टर ने मदद नहीं की होती तो। लेकिन खैर, वो भाषण दे रहे हैं और खपा दे रहे हैं, वो अलग बात है। हम लोग भी ऑफ रिकॉर्ड बहुत चीज जानते हैं, लेकिन छोड़िए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है आप में हमारे, अभी तक क्या होता है, हम खरीदने गए, आपने जो बनाया हम साइन कर दिए, ठीक? तो ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट इस कानून के बाद, हाँ, क्या अब आप और हम मिलके तय करेंगे या आप ही हमको वो सारी शर्तें देंगे और हम पहले की तरह साइन करेंगे? नहीं, जैसे आपका भी जवाब है, एक जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा रेरा के तहत जो है एक नोटिफाइड एग्रीमेंट होगा। अच्छा। जो कि गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेंगी, उसी पे सभी को उसका कोई मॉडल होगा, उसका एक मॉडल होगा, उसका एक फिक्स लैंग्वेज होगी जिसमें कि मेन कंडीशंस जो है वो होंगी, बाकी प्रोजेक्ट की डिटेल और वो एनेक्चर उसका पार्ट बनेगा। लेकिन जो मेन कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती थी कि कोई भी आदमी एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहा है, सुपर एरिया क्या है, सारी उसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं है, अलग-अलग परिभाषाएं हैं, अलग-अलग परिभाषाएं थी। डिले अगर हो रहा है तो उस पर पेनल्टी कैसे ली जाएगी, कैसे दी जाएगी, रिफंड कैसे होगा। तो ये जो मेन क्लॉजेस थी, जो ज्यादातर जैसे बताया कि कंज्यूमर कोर्ट्स में जो केसेस जाते थे वो इन्हीं क्लॉजेस पे लेके जाते थे। ये अब सब जगह पूरी इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड होगा। हाँ, ठीक है। और जो पहला जब आपने जो बात कही, मैं उससे ऐसा सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने सभी लोगों को एक ही जगह पेंट कर दिया। यही हमारा ये क्या है कि अब कहिए तो कहिए कि सारे पत्रकार वैसे नहीं होते, सारे नेता नहीं होते। मुझे उसके जो संत हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसका क्रेडाई हमेशा से स्वागत करती रही है। अब एक लाइन खिंच जाएगी कि कौन आदमी बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये जो अथॉरिटी और प्राधिकरणों से जो धंधा चलता है वो नहीं, मैं वही जवाब में नहीं जाता। मैं अभी यही जानना चाहता हूँ, एक लाइन में वही जवाब देना चाह रहा था। आप यही कहेंगे कि सब वैसे नहीं? ना, कौन बिल्डर बनेगा इसका कोई पैमाना आज हिंदुस्तान में नहीं था। इस कानून से आदमी अनऑथराइज कॉलोनी काट रहा है, कानून से बन गया। यस, इस कानून से बन गया, तय हो गया कि कौन बिल्डर बनेगा। यस, इस कानून से जो आदमी सीरियस है। इस कानून के बाद रेरा ये भी देखेगी कि आपकी कंपनी में किस किस का पीछे से निवेश है? नहीं, इस कानून के बाद जो आदमी जिसके पास लैंड है, जिसके पास सारी अप्रूवल है, जो सीरियस है, जो उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कमिटमेंट देगा, जो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा,
और 5 साल का अपना पुराना रिकॉर्ड भी देगा, सारी चीजें डिस्क्लोज करे, वही आदमी डेवलपर बन पाएगा। परमिशन लेने की प्रक्रिया में लेन देन होती है, दुनिया जानती है। अब आपको एक कमिटमेंट करना है रेरा के तहत कि आपको रजिस्टर कराने से पहले सारी अनुमतियां ले लेनी होगी। बिल्कुल। तो उन अनुमतियों के लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव आ रहा है क्या? यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था कि आपने रेरा बना दिया जो कि कंज्यूमर को तो प्रोटेक्ट करता है, जब तक कंज्यूमर और बायर जो डेवलपर है इन दोनों को जो प्रोटेक्ट कर, भाई अल्टीमेट एम क्या था इसका, सब लोग दुखी होके कि लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहा, तो एक ऐसा कानून लाया जाए कि लोगों को तो ना भयंकर, जैसे किसी बिल्डर के पास इतना लैंड पूल दे दिया गया, आप नोएडा में आप देख ही रहे हैं, वेस्ट नोएडा में, और वो एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, तो ये अति का भी तो बहुत ज्यादा हो गया ना। आप नोएडा के पास बैठे हैं इसलिए यहाँ की समस्या आपको ज्यादा देती है। मैं मुझे अंदाजा नहीं है पूरे देश में क्या हो रहा है, नहीं पूरे देश में ऐसा नहीं है। और यहाँ की प्रॉब्लम आप भी यहीं बैठे थे, लगभग 2.5 से 3 साल एनजीटी ने बंद रखा, उसके बाद कोर्ट ने उसको बंद रखा, उसके बाद आज तक 2015 तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है लैंड एक्विजिशन क्लियर किया है, तो वो समस्या भी रही है। लेकिन मैं सारा सब कुछ उसी को दोष कुल मिलाकर एक जो परमिशन लेने की प्रक्रिया होती है वो पारदर्शी हुई या नहीं हुई, इसका इसमें ना प्रावधान है ना इसमें आपको कोई सहूलियत दी गई है। ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यही था कि जो लोग परमिशन देते हैं, बिल्डिंगें बने होंगे, मान लेते हैं कि काला धन समाप्त हो गया है तो ये प्रक्रियाएं भी समाप्त हो गई होंगी, मान लेते हैं। अब आप जैसे जो भी कह रहे हैं मान ही लेता हूं। अगर एक सवाल बताइए कि अभी क्या होता है कि अभी आप जैसे हमने आपको पैसा नहीं दिया समय पे, तो आप हमसे 20% या 24% इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। आपने समय पे नहीं दिया तो आप शायद 5 रुपया प्रति स्क्वायर फुट ऐसा कुछ है। हाँ? ये क्या बराबर हो जाएगा कि आप भी बराबर का जुर्माना देंगे और हम भी बराबर का जुर्माना? लगभग जो अच्छे डेवलपर्स हैं उन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले ही इसे बराबर कर दिया है। और अब इस एक्ट के बाद आज से जो है ये बराबर हो गया है कि बेस रेट के ऊपर 2% के हिसाब से ही आपको पेनल्टी देनी है और उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लेना है। तो ये एक क्लॉज जो है वो इसके अंदर बराबर हो गई है, और अगर एग्रीमेंट का कोई भी उल्लंघन होगा तो उसमें पैसा भी इसमें वापस कर इस कानून के बाद, ये सिस्टम आने के बाद, अभी तो ये तो बात फैक्ट है कि बिल्डर अपने तरीके से सब कुछ कर लेते हैं, कई तरह की मनमानियां वो बंद हो जाएंगी, इससे आपकी इंडस्ट्री की साख रेपुटेशन भी बढ़ेगी, आपको लगता है बंद हो जाएंगी? ये एक तो रेपुटेशन का जो सवाल है उसमें जो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक वो दिखाई नहीं देते, मेरे ख्याल इसके आने के बाद वो लोग अलग से दिखाई देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें भी इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो सब भी तो जाएगा ही जाएगा ना, कुछ जो गलत काम कर रहे हैं उनके पीछे मुश्किल होगा सबके लिए ज्यादातर गलत करना कम हो जाएगा। गलत करना इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 5 फ्लैट से ऊपर जो भी आदमी बना रहा है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी काट रहा है, प्लॉट काट रहा है, दुकान बना रहा है, मकान करा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक बात जो हम शुरू से कहते आए और आपके माध्यम से आप दोबारा से कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल उन लोगों का है जो परमिशंस देते हैं, और हमें कम से कम 20 से 30 जगह की परमिशन लेके उस चीज को भी परमिशन तो आपको लेनी पड़ेगी ना, परमिशन वाला वो वाला सिस्टम थोड़ा हट जाए तो परमिशन देने वालों को भी रेरा के अंदर आना चाहिए था कि भाई यस, मुझे भी लगता है कि आना चाहिए था। अगर कोई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आपको अनुमति दी है और वो गलत अनुमति दी है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा का आपने जिक्र किया, सारी प्रॉब्लम क्या है, हमने तो गवर्नमेंट से लैंड ली है, गवर्नमेंट ने अगर गलत एक्वायर करी है तो वो किसी चीज के दोषी नहीं, उसकी भी होनी चाहिए। हर्षवर्धन, डिले इन पोजीशन का जो इनका ये है कारण है, जो कुछ जैसे एनजीटी का लिटिगेशन हुआ और बाकी लिटिगेशन हुए, उसमें एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है कि इन्होंने डिमांड रेज करना बंद नहीं किया, ये डिमांड रेज करते रहते हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके कंस्ट्रक्शन से लिंक कभी होता ही नहीं। तो क्या इस तरह के प्लान इस कानून के बाद बंद हो जाएंगे? नहीं, इनको जो सैंक्शन फ्लोर, नंबर ऑफ सैंक्शन फ्लोर जो है उसी के हिसाब से ये पैसा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ बायर्स मनी इसमें है, इसके अंदर है। प्रोटेक्शन ऑफ बायर्स मनी का जो मनी डाइवर्ट कर देते थे ये लोग, जैसे 70% आप इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले ऐसे दिए हैं कि स्क्रू अकाउंट इसको बोलते हैं कि उसमें पैसा जमा करके उससे बनवाया जा रहा है, ये एक समाधान के तौर पे। पर मुझे एक बात बताइए कि रेरा जो भी संस्था है, इसको मैं पढ़ रहा हूं तो इसमें आ रहा है वेबसाइट पर डाल देंगे, ऐसा लग रहा है कि ये कोई दफ्तर नहीं, एक वेबसाइट खुलने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 76,000 कंपनियां हैं, इसके प्रोजेक्ट और कागज पहुंचेंगे तो एक प्रोजेक्ट का तो इतना मोटा फाइल होगा, ये कैसे प्रैक्टिकल बताइए कि जो आप लोगों ने देखा है ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, आप दोनों बताइए जरा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में हर जो नया एनैक्टमेंट आता है उस पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, पुराना कानून ही ठीक से नहीं लागू होता इस देश में। आज के टाइम में तो रियल स्टेट डिस्प्यूट के लिए कंज्यूमर फोरम वाज अ सर्वेयर, कंज्यूमर फोरम सबको प्रोटेक्ट करता था। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कंज्यूमर फोरम के अंदर में डिफिशियंसी इन सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है। डिफिशियंसी इन सर्विसेज को जानेंगे रवीश जी तो ये
उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है। डिफिशियंसी इन सर्विसेज के अंदर जो लिटिगेशंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ लिटिगेशन होते हैं। रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड डिस्प्यूट इज वन ऑफ द डिस्प्यूट विच इज रेफर्ड टू कंज्यूमर फोरम। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, रेरा के अंदर में ये एक्सक्लूसिविटी आ गई है कि रियल स्टेट डिस्प्यूट विल बी रेफर टू अथॉरिटी जो रेरा एडजुडिकेट करेगी। जो कंज्यूमर कोर्ट वाला काम है अब वो रेरा की अथॉरिटी करेगी, जिसमें 3 लोग हैं। 3 लोग है ना, वो 3 लोग पर्याप्त होंगे। वो हर जिले में होगा या लखनऊ में होगा सर? नहीं, वो लखनऊ में होगा। और नोएडा वालों को प्रॉब्लम होगा तो लखनऊ जाएंगे। उसका जो है प्रोविजन, जैसे आपने बताया इतने पेपर होंगे, वो सब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसमें कोई फिजिकल पेपर्स जो नहीं होंगे। और ज्यादातर अब क्योंकि ये नया कानून बना है तो सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो है यूज की जाएगी। और 60 दिन के अंदर अंदर उनको फैसला भी देना है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबा है। अगर कोई भी कंप्लेंट उनको जानी है तो 60 डेज उसका मैक्सिमम उसको फायदा देना है। उसको जो है जो भी डिसीजन देना है, चाहे कंज्यूमर या डेवलपर के फेवर में, वो उसको देना होगा। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का भी जैसे आपने भी बताया था 15 दिन का उसका टाइम है, उसके अंदर उसको देना होगा। तो अब एक हमारा ये मानना है कि एक एक्ट जिसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से जो है रियल एस्टेट का बिजनेस होता है कि वहां पे आपको प्रॉपरली सारी जानकारी अपने कंज्यूमर को देनी पड़ेगी। लेकिन वहां साथ साथ बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो सप्लाई साइड को भी सपोर्ट करती हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी रियल एस्टेट सप्लाई कैसे इंडिया के अंदर दी जाए। तो हमारा ये मानना है कि ये एक्ट उसमें भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पहला स्टेप था एक्ट बनना, वो आ गया, अब इंप्लीमेंट हो रहा है। सपोर्ट कर रहे थे, इसका स्वागत कर रहे थे, तब आप लोगों ने डिमांड नहीं किया कि जो अथॉरिटी आपको जमीन की अनुमति दे रही है, ठीक, आप तो नहीं समझ पाएंगे कि जो नोएडा की जमीन है वो पर्यावरण के हिसाब से ठीक है या नहीं है। आपने अप्लाई किया और उन्होंने दे दिया तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो फिर रेरा के आने के बाद भी आप फंस सकते हैं। देखिए, इतना प्रदर्शन हो रहा था और मीडिया के अंदर भी इतना था कि हमारी बात सुनी नहीं गई। नहीं, प्रदर्शन तो ठीक हो रहा था। नहीं, वो बहुत लोग सर आपका तो कुछ नहीं किया। जो लोग ईएमआई और रेंट साथ साथ दिया वो बर्बाद हो गए हैं बहुत सारे। लाखों मकान मिले भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिले भी हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये समस्या का समाधान हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे रेरा, जैसे कोई भी अथॉरिटी आगे बढ़ेगा वैसे कोई भी रेगुलेटर, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटर बना तो ऐसा नहीं था कि वो पहले दिन जो बना आज उसका रूप था। धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस हुए, जो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए या जो चीजें आती रही। हमारे को भी ये उम्मीद है कि जब ये आएगा तो इसका मेन काम एक तो लिटिगेशन को टैकल करना। अब जैसे बहुत सारा चीज आप मान लेते हैं कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होंगे मुकदमों में फंसे हुए हैं। अब पुराना वाला जो चल रहा है प्रोजेक्ट, उसको 3 महीने का समय दिया गया है। तो 3 महीने में मुकदमों से तो छुट्टी मिलेगी नहीं। तो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भले आप वहां रजिस्टर करा लें, आप डिलीवर तो कर नहीं पाएंगे। जी, नहीं कर पाएंगे ना? नहीं, उसमें उसी में ये समाधान भी अब जो है गवर्नमेंट, जैसे यूपी के अंदर खासकर ज्यादा ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी अब कंज्यूमर को मिल पाएगी। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होंगे तो उनकी जानकारी मिल। ठीक है। दूसरा, जो प्रॉब्लम जहां पे है, बहुत सारे प्रोजेक्टों में जहां डेवलपर की गलती है, कुछ जगह पे डेवलपर की गलती नहीं है, जहां पे अथॉरिटी या कोर्ट केसेस या एनजीटी या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और या जो एक स्लो डाउन इसके अंदर चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों ने पहले बड़े प्रोजेक्ट ले लिए और उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो है। तो उसमें डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हमारी संस्था बात कर रही है। बताइए, चूंकि आप ऑल इंडिया लेवल की संस्था हैं, तो हर राज्य में बराबर तरीके का कानून बना है क्या? जी, ये आपकी तरफ से भी जैसे अभी भी शुरू में रिमार्क बोला गया कि कानून को डाइल्यूट करने वाली बात है, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि अलग अलग राज्यों, क्योंकि रियल एस्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है। कहीं पे ओसी बोला जाता है, कहीं पे सीसी बोला जाता है, कहीं पे उसको तो बहुत जगह तो रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई गई है। हाँ, नहीं, काफी जगह बन गई है, शायद 9 से 11 राज्यों में बन गई है। कुछ जगह जो है, बहुत सारे राज्य हैं और भी राज्य हैं, उसमें नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स हो गए हैं। तो वहां पे कई बार अभी इलेक्शन थे 5 राज्यों में, तो उसकी वजह से नहीं था। आई थिंक 3 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा और ये प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो चीजें हैं, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आप परेशान आत्माओं को बताइए कि इस कानून के तहत उनको क्या क्या जानना चाहिए और कहां से क्या पता करना चाहिए ताकि वो अब ठगे ना जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मैंने आपको दोबारा बताया कि इसमें उनके प्रोटेक्शन, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो प्रोटेक्टेड है, 70% तक प्रोटेक्टेड है। दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह क्या है कि इस अकाउंट से ये बिल्डर्स पैसा तभी निकाल सकते हैं जब ये सेटिस्फाई करेंगे कि इन्होंने जो पैसा उसने डाला है उनको, उस पैसे को इन्होंने प्रोजेक्ट में लगा दिया है, उसी प्रोजेक्ट में, और वो बायर की एसोसिएशन के साथ मिलकर तय होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इसके अंदर जो बेनिफिट्स आए हैं वो है यूजेबल एरिया का। देखिए, क्या होता है कि काफी एरिया जो है, जैसे हमने फ्लैट बुक किया 1600 स्क्वायर फीट का, 1600 स्क्वायर फीट में हम कितने एरिया को यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पैसा दे रहे हैं 1600 स्क्वायर फीट का, लेकिन हम यूज कर रहे हैं 1200 स्क्वायर फीट।
बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एरिया। उसमें इन्होंने इस एक्ट के अंदर में इसने यूजेबल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है बाय वे ऑफ कारपेट एरिया। 4 वॉल्स के अंदर में जो एरिया है उसी का मैं पैसा दूंगा, कॉमन एरिया का कॉमन एरिया डिस्क्लोज करना है पैसा। तो आपको सारी एम्यूनिटीज, अगर खाली ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लैट बन जाए और उसकी लिफ्ट ना लगे और स्टेयरकेस ना बने, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट आपको जो है एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि भाई मेरा एक जो उसका मेजरमेंट का तरीका वो ऑल ओवर इंडिया सारे डेवलपर सारी प्रॉपर्टी का एक होना चाहिए, जो इस एक्ट ने जो है डिफाइन कर दिया, जो कि सब लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट इज माय कारपेट एरिया। मींस उसके अंदर इंटरनल जो आउटर वॉल्स को छोड़ के या बालकनी को छोड़ के इंटरनल एरिया आपको क्या मिल रहा है। ये क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अब कोई प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर हो जाए तो 3 साल पे 3 ही साल में डिलीवर हो जाएगा? नहीं, उसमें 3 साल का जो भी आप टाइम जो भी हम समय देंगे उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर हमें हर 3 महीने के अंदर उसकी प्रोग्रेस डालनी है, हमें उसका खर्चा डालना है। चले कि करीब करीब ना 100% ना भी तो ये जो देर से मिलने वाली जो समस्या है उसका समाधान होता दिख रहा है। मेरे ख्याल जो लोग जो है इसको देर से करते थे या जो वो कर ही नहीं पाएंगे, वो इस बिजनेस में आ ही नहीं पाएंगे, उस बिजनेस में रुक ही नहीं पाएंगे। जो सीरियस नहीं होंगे और जो इस एक्ट को पढ़ लेंगे एक बारी और जो इसके सारे कानून को देख लेंगे, तो कोई भी खराब आदमी जो है वो इसमें आ ही नहीं पाएगा। जिसके पास पूरी फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगी, जिसके पास पूरा प्लान नहीं होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा, वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। और उसी की वजह से बहुत सारी मुश्किल थी, क्योंकि हर आदमी जो है वो इस बिजनेस के अंदर आ गया था और उस वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी भी हुई। जो लोग अच्छा काम करना भी चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि कंपटीशन किससे हो रहा है, जो सड़क पे। इसमें क्वालिटी भी है कि कैसी बिल्डिंग बना के देंगे। यस, वो क्वालिटी के प्रावधान पहले से ही है। 5 years वारंटी का कॉन्सेप्ट, 5 years 5 साल का वारंटी मिलेगा। यस 5 साल की वारंटी जो है। 5 साल तो चली जाता है, उसके बाद सीपेज शुरू होता है सर। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो पहले दिन ही हो सकती है, अगर जो होगा तो पाइप चलेगा तो पहले दिन खराब हो जाएगा। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, है। चलिए ये अच्छा है कि अभी शुरुआत हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, सवाल करें इसको लेके, तो इसमें कम से कम ये जो शक की दीवार है वो थोड़ी कमजोर हो और आपकी भी धंधे की विश्वसनीयता बने। अच्छा है, क्योंकि दूसरे की करतूत तो भरनी पड़ती है, कई बार सुनना पड़ता है ना, क्योंकि वही हाल पत्रकारिता में हो गया, भक्ति सब करते हैं लेकिन सुनना पड़ता है ना। एक चीज ऐड करूंगा। हाँ, एक चीज ऐड कर लीजिए। हाँ, तो हाँ, पहले इस कानून के अंतर्गत टाइम टू डिलीवर द पोजीशन नहीं है। हाँ, तो बिल्डर इसी का बेनिफिट ना उठाएं। एक चीज मैं वो क्लियर बता दूं, यहाँ अपील मत कीजिए, यहाँ अपील नहीं लागू, वो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले दिन उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रीजन पहले दिन डिस्क्लोज करना। कंज्यूमर फोरम के अंदर में नेशनल कमीशन ने बहुत बार क्लियर कर दिया है कि जिस अग्रीमेंट के अंदर में ऐसे प्रावधान नहीं है, 3 years का कैलकुलेशन उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये है कि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं देगा, अगर आप टाइम वगैरह नहीं बताएंगे तो रेरा रजिस्टर ही नहीं करेगी। तो अब वही फ्लैट खरीदिए जो देख लीजिए कि रेरा के वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं समय समय पर क्या बन रहा है, तो अब ज्यादा हार्ट अटैक की संभावना कम होती है अब आपकी। ब्रेक के बाद हम कुछ और बात करेंगे। हम राजनीतिक खबरों में इतना फंस गए हैं कि पता नहीं चलता कि कहां क्या क्या हो रहा है। नेशनल लेवल के एक शूटर प्रशांत विश्नोई की कहानी कई तरह से सोचने पर मजबूर करती है। आरोप ही हैं अभी तक, मगर उनके घर से काफी मात्रा में हथियार, दुर्लभ जानवरों की खाल, सींग और हड्डियां बरामद हुई हैं। इस मामले में एक विदेशी नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत विश्नोई के पिता और रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सिंह से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रशांत अभी पुलिस के हाथ नहीं आया है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने ये लंबी रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। नीलगाय को मारने की ये तस्वीर बिहार की है। पिछले साल आपने टीवी पर देखी होगी। प्रशांत विश्नोई, जो एक नेशनल शूटर है, वो नीलगायों का शिकार कर रहा है। ये प्रशांत की कोठी है। मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में प्रशांत इसी शानो शौकत से रहता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 16 घंटे तक इस घर में छापेमारी की। इस छापेमारी में 117 किलो नीलगाय का मांस मिला। प्रशांत पर कई प्रतिबंधित और दुर्लभ जानवरों के शिकार के आरोप हैं। अभी ये बात सामने नहीं आ सकी है कि प्रशांत 1.5 क्विंटल मांस का क्या करता, कहां सप्लाई करता या किस किस को सप्लाई करता रहा है। प्रशांत विश्नोई के पिता सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अहम भूमिका निभा चुके हैं। स्पेशल निर्देश के आधार पर हमने
प्रशांत विष्णु जी का घर सर्च किया, वहाँ पे हमें सूचना थी कि लीगल इम्पोर्टेड आर्म्स है रखे हुए। सर्च के दौरान हमें मिले, राइफल्स मिले, पिस्टल्स मिले, जिनके कागजात ये नहीं दे पाए। इसके अलावा हमें वाइल्ड लाइफ के वो लियोपर्ड के खाल भी मिले, हिरन के खाल सिंग मिले, स्कल एंड सिंग, और सांभर के भी। वाइल्ड लाइफ लोगों ने उनको सीजर किया है, हमने आर्म्स का सीजर किया है। प्रशांत फरार है, मगर उसके 3 साथी डीआरआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। टर्किश एयरलाइन से ये दिल्ली आए, एयरपोर्ट पर उतरते ही डीआरआई ने इन्हें धर लिया। इनमें से एक स्लोवेनियन नागरिक बोरिस है, बाकी 2 अनिल और अमित हैं। अमित भी प्रशांत की तरह शूटर है। इन तीनों की गिरफ्तारी इसलिए हुई कि ये 25 पिस्टल लेकर आ रहे थे। ये पिस्टल शूटर्स के लिए बने हैं। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ, जो अवैध हथियारों और दुर्लभ जानवरों की तस्करी में शामिल है। इन्हीं आरोपियों ने पहली बार प्रशांत विश्नोई का नाम लिया। इस फोटो में प्रशांत के साथ बोरिस और अमित गोयल हैं। बोरिस और अमित की निशानदेही पर प्रशांत विश्नोई के मेरठ और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में करीब 150 देशी और विदेशी हथियार मिले, 2 लाख कारतूस, दुर्लभ पशु का 117 किलो मांस और बड़ी मात्रा में तेंदुए, काले हिरन, सांभर, हिरन और हाथी के अंग और अवशेष बरामद किए गए। 2 लाख कारतूस बहुत होते हैं। इनमें से कुछ एयरगन के कारतूस हैं और कई अलग अलग बोर की बंदूकों के। जिस तेंदुए की खाल बरामद हुई उसे हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क में मारा गया था। जो फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है उसके हिसाब से कोई भी आदमी अपने घर में नहीं रख सकता, ये सब प्रतिबंधित है। और ये इनके यहाँ से बरामद हुई हैं, ये इसके बारे में ये भी नहीं बता पाए कि इन्होंने कहाँ से ली है। तो हम इनके खिलाफ जो है जांच कर रहे हैं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया है। मेरठ और दिल्ली से हथियारों और जानवरों की खाल का इतना बड़ा रैकेट चल रहा होगा, किसी को भनक तक नहीं लगी। जो हथियार बरामद हुए वो दुनिया के कई बड़ी कंपनियों के हैं। डीआरआई के मुताबिक एक लाइसेंस पर 5-5 हथियार लिए गए थे, जो आगे अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे। मेरठ में प्रशांत के घर से 1 करोड़ कैश मिला है। ये सभी नए नोट हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ वन कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में डीआरआई के अलावा और भी जांच एजेंसियां शामिल होंगी, ताकि अवैध हथियारों और जानवरों की तस्करी के पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके। शिकारी शिकार करते करते खुद शिकार हो गया। अब डीआरआई की टीम प्रशांत विश्नोई की तलाश कर रही है और उसके पकड़े जाने के बाद इस पूरे रैकेट की जानकारी मिल पाएगी। मेरठ और दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। न्यूज रूम में जब विविधता होती है, यानी अलग अलग क्षेत्र भाषा के लोग होते हैं, तो उसका असर कई बार खबरों पर दिख जाता है। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा उड़ीसा के हैं। रविवार को इंडिया गेट पर ओडिशा के लोक नृत्य और कलाकारी का प्रदर्शन हो रहा था। सुशील महापात्रा अपने राज्य से जाहिर है लगाव होगा उनको, तो वहां पर मौजूद थे और शूट कर रहे थे। हमने सोचा कि उनके जरिए आपका परिचय ओडिशा की संस्कृति से करा ही देते हैं। प्राइम टाइम की गला काट प्रतियोगिता में इस तरह का जोखिम लेना मुश्किल काम है, मगर जब खतरा ही नहीं उठाया तो फिर क्या किया। ओडिशा का कल्चर और ट्रेडिशन दूसरी जगहों को भी पास डाउन करना है। बहुत अच्छा लगा। हमारा इंडिया है, हमें सारा कल्चर सब जगह का पता होना चाहिए। दिल्ली बेस्ट जगह है कि जहां आपको हर कल्चर के लोग मिलेंगे। ओडिशा इन दिनों जैसे दिल्ली उतर आया है। इंडिया गेट के लॉन पर ओडिशा पर राज्य की कला, संस्कृति, भाषा, खान-पान, वेशभूषा और हस्तशिल्प, इस सब का नजारा एक जगह है। हम सर ओडिशा से बरहमपुर का पास नरेंद्रपुर से आए हैं और ये डांस का नाम है शंख वादन। विशेष करके चैत्र महीना में जो हमारा काली माता का जो दंड नृत्य होता है,
इसके अवसर पर ये किया जाता है। विशेष करके भगवान विष्णु का रूप दिखाया जाता है, एक एक अवतार उसका, जैसे कि कालिया दलन, शीर्षासन, अपना अनंत शयन वगैरह सब हम सब कर्तव्य करते हैं। नरेंद्रपुर के शंख वादन नृत्य के बाद यह है भूमरा नृत्य की झलक, ओडिशा के कालाहांडी जिले की पहचान। ये छतर यात्रा में निकलता है और जो छतर आता है वो हमारी जनाखाल से वहीं पे ये सब कुछ बसता है। क्या करते हैं? सिर्फ नृत्य करते हैं या इसके साथ साथ? ये तो हमारी परंपरा है, कला है, कलाहांडी का वीरवाद्य जो बोलते हैं कि ये एक हमारा नृत्य है। इसको बजाय रखने के लिए कला है, ये इसको रखते हैं। फिर भी हमारे दूसरे अलग अलग पेशा है, जो कि कोई रिक्शा चलाता है भी, कोई अच्छा, इसमें से कोई रिक्शा भी टीचर भी है, कोई सर्विस भी करता है। रिक्शा कौन चलाता है? कौन है? आप रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, और आप यहाँ आए हैं और जब समय मिलता है आप नृत्य करते हैं? हाँ, समय मिलता है तो नृत्य करता हूँ। अच्छा, रिक्शा में चला कितने कमा लेते हैं? जो रूट मिलता है वो करता हूँ। तो ओडिशा पर्व में प्राचीन इतिहास से लेकर देश के स्वतंत्रता संग्राम तक ओडिशा की संघर्ष यात्रा की झलक भी दिखी। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान यहां दर्शाया गया है। ओडिशा पर्व को देखने आएं और यहां के व्यंजनों का लुत्फ न उठाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? फूड पंडाल ओडिशा के खान पान की खुशबू से महक रहा है, लिहाजा ये लंबी लंबी कतारें लगनी ही थीं। यहाँ आके मुझे उड़ीसा की पूरी याद आ गई है। मुझे लग रहा है कि मुझे उड़ीसा फिर से एक बार जाना है इसी छुट्टी में। कितने बजे से आप लोग खड़े हैं? मैं तो आधा घंटा हो गया खड़ी। आधा घंटा होगा। आप भी बड़ा आलूदम खाना चाहते हैं? हाँ, बड़ा आलूदम नहीं, यहाँ पे सिर्फ आलू चॉप बड़ा मिल रहा है। अच्छा, आलू चॉप बड़ा मिल रहा है। यहीं हमें पता चला कि दही बड़ा और आलूदम बेच रहे ये सभी लोग पेशे से इंजीनियर हैं और उनकी पत्नियां स्टॉल के पीछे ये खाना तैयार कर रही हैं। स्टॉल में बिक्री से होने वाले फायदे को ये लोग एक स्कूल को देंगे जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। उड़ीसा से आके भी हमें यह महसूस हो रहा है कि हम उड़ीसा में ही हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उड़ीसा के काफी स्टॉल्स लगे तो हमें खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए भी हमें कुछ कष्ट महसूस नहीं हो रहा। सुबह से लेके अभी तक रात तक हम बैठे इस स्टॉल में, 2 दिन हो गए। कल भी हमारी कोशिश जारी रहेगी और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, हर साल इसी तरह होता रहे। ओडिशा की वेशभूषा और वहां के हैंडीक्राफ्ट्स को दिखाते हस्तशिल्प हाट में भी काफी भीड़ दिखी। यहां ओडिशा के पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर मशहूर संबलपुरी सिल्क तक सब कुछ लोगों को अपनी ओर खींचता दिखा। आपने इस हाथ में बनाए सब कुछ? हाँ, हाथ में बनाए। हमारा जड़ी बूटी का है, जड़ी बूटी का। हाँ। ये कितने लोग लगे इसको बनाने के लिए? 2 जन। 2 जन लगा? 2 जन। और आप इस कितने में बेच रहे हैं इसको? इसको बेचते हैं 5500 में। 5500 में। 5500 में। आप ऐसे साड़ी कितने बना लेते 2 आदमी एक महीने में? 1 महीना में एक ही साड़ी होता है और एक चुनी होता है। ओडिशा पर्व में सबके साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम भी चलते रहे। स्कूली छात्राओं ने संबलपुरी नृत्य से लोगों का दिल जीत लिया। Basically, a Sambalpuri folk dance. It is from Odisha. We dance in Jagannath festivals and all. It is a festival dance, traditional folk dance of Odisha. अच्छा, तो आप लोग कहाँ से? उड़ीसा से हैं? नहीं, हम ओडिशा के हैं, बट हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हम लोग यहाँ पे ओडिसी सीखते हैं। ओडिशा की बात हो और देश दुनिया में नाम कमा चुके बरहामपुर के प्रिंस डांस ग्रुप का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस ग्रुप ने अपने प्रदर्शन से बता दिया कि क्यों देश में वो अपनी खास पहचान बना चुका है। तीन दिन
तक दिल्ली में उड़ीसा की रंग बिरंगी छटा बिखेरने के साथ ही ओडिशा पर्व का सोमवार रात समापन हो गया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सज्जी लाल और संजय कौशिक के साथ सुशील महापात्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।